पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तीन परतें प्रमुख रहती हैं, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। तो जो सबसे ऊपरी परत है ये तो है आपकी क्रस्ट। क्रस्ट के बाद आता है ये हिस्सा आपका मेंटल, और मेंटल के बाद ये आती है आपकी कोर। अच्छा, क्रस्ट और मेंटल यहां जो डिसकंटिन्यूटी रहती है इसको बोलते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, जो कोर है ये रहती है आपकी 2900 किलोमीटर तक, और फिर 2900 किलोमीटर से 73 किलोमीटर तक कोर रहती है। मेंटल के भी दो पार्ट हैं, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। कोर के भी दो पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। अच्छा, जो क्रस्ट है, क्रस्ट भी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है कंटिनेंटल क्रस्ट, एक आपका हो सकता है ओशिनिक क्रस्ट। जो ओशिनिक क्रस्ट है, महाद्वीपीय भूपर्पटी, इसकी मोटाई तो 4 to 7 किलोमीटर होती है। और ये जो कंटिनेंटल क्रस्ट है ये आपका 35 किलोमीटर तक हो सकती है। अच्छा, इसकी बनावट कैसे रहती है? जो भूपर्पटी है ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। यदि हम मेंटल की बात करें तो मेंटल के सिलिकॉन और मैग्नीशियम होते हैं, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम को मिला के सीमा बोलते हैं, तो सीमा बोलते हैं मेंटल को। और यदि हम कोर की बात करें तो कोर में आपका एक निकेल होता है और एक फेरस होता है, निकेल और आयरन, तो इसको मिला के हम नीफे बोलते हैं। इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है नीफे वाले का, तो कोर का जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अभी हम इधर देखें तो जो ऊपरी जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल में जो ऊपर मेंटल का ऊपरी भाग है इसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ एस्थेनोस्फीयर या दुर्लभ तापमंडल, एस्थेनोस्फीयर। तो जो एस्थेनोस्फीयर है ये ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल के ऊपर आता है वो इस एस्थेनोस्फीयर से ही आता है। और एक और चीज रहती है कि भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल इसको इसको मिला के हम स्थलमंडल भी बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मोटाई आपका 10 से 200 किलोमीटर के बीच में होती है। तो ये तो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। एक पृथ्वी में अभी एक रहती है आपकी सेल, रॉक्स के बारे में देख लेते हैं। रॉक्स सेल के बारे में, रॉक्स में क्या होती है? रॉक्स आपका 3 टाइप की रहती है। एक आपकी होती है इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, और आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो, जो रॉक्स हैं वो एक तो आपका आग्नेय शैली, आग्नेय, एक होती है आपकी अवसादी, और एक होती है आपकी रूपांतरित। तो जो आग्नेय शैल हैं, आग्नेय शैल ये है भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने से बनती है। जो जो अर्थ क्रस्ट रहती है इसके नीचे जो हमने देखा था एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर में जो नीचे रहता है, नीचे तो इसको बोलते हैं मैग्मा, और जब ये मैग्मा जब बाहर निकल के आ जाता है तब इसको बोलते हैं लावा। अच्छा, लावा यदि बाहर ठंडा होता है तो बोलती है एक्सट्रूसिव रॉक्स, और यदि ये मैग्मा अंदर ही ठंडा होकर बनता है तो बनती है इंट्रूसिव रॉक्स। अच्छा, तो लावा के कारण जो रॉक्स बनी हुई हैं आपकी आग्नेय शैल। अच्छा, आग्नेय शैल
आग्नेय शैल के उदाहरण है जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ग्रेवो हो गया और डायोराइट हो गया। अच्छा, आग्नेय शैल कठोर होती हैं और इनका जो है अपरदन कम होता है। आग्नेय शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। आग्नेय शैलों में कोई परत नहीं पाई जाती है। और तीसरा, इनमें कोई जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों में कोई भी फॉसिल्स नहीं होते हैं और आग्नेय शैल का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। और आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, ब्रक ये सब खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। एक आपकी अगली रहती है अवसादी शैल। जो अवसादी रॉक्स हैं ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स या इनको परतदार रॉक्स भी बोलते हैं, परतदार चट्टान। इन चट्टानों में आपको वो मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, पानी, कंकड़, पत्थर, इनके तेजी बहाव के कारण जो शैल बनती है। अच्छा, एक वो होती है कि लोयस, जो घास के मैदान बनते हैं, वो हवा के कारण बनते हैं, ये भी परतदार चट्टानों की श्रेणी में आते हैं। एक आपका जो हिमालय पर्वत है ये भी परतदार चट्टानी है। और इसके आपके अवसादी शैलों के उदाहरण हो जाते हैं जैसे आपका बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी, ये सब परतदार चट्टानों के उदाहरण हैं। परतदार चट्टानों की अगर विशेषता देखें तो इनमें, अवसादी चट्टानों में, इनका निर्माण चट्टान चूर्ण और जीवावशेषों और वनस्पति एकत्रीकरण से होता है। परतदार शैल में इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें कई परतें पाई जाती हैं और ये रवेदार नहीं होती हैं। और परतदार शैल ये परत थोड़ी सी मुलायम होती हैं जैसे चीका, मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती है जैसे बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर कड़ी भी होती है। और परतदार चट्टानों में ही, इनमें ही आपका खनिज तेल, कोयला और अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। एक रहती है आपकी रूपांतरित शैल। जो रूपांतरित हैं ये आग्नेय और अवसादी शैलों से ताप और दाब की क्रिया के द्वारा ये एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाती हैं। ये परतदार शैल और आग्नेय शैल में दाब और ताप के द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन और रूप रंग बदल जाता है, लेकिन चट्टान की जगह विघटन या विभाजन नहीं होता है। अच्छा, जैसे आपका मूल चट्टान ग्रेनाइट है, तो वो ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट आपकी आग्नेय चट्टान होती है, लेकिन रूपांतरित होने के बाद ये नीस बन जाती है। जैसे बालू का पत्थर है, बालू का पत्थर वैसे तो आपका क्या है, ये वो है अवसादी चट्टान, लेकिन ये रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट बनती है। चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर बन जाता है। जैसे कोयला होता है, कोयला ताप और दाब की, कोयला आपका मिलता है अवसादी चट्टानों में, कोयला ताप और दाब की क्रिया के कारण क्या बन जाता है आपका, ये कोयला आपका, ये तो ग्रेफाइट या हीरा बन जाता है। तो रूपांतरित चट्टानों की बात करेंगे तो रूपांतरित चट्टानों में ताप और दाब के द्वारा बनती है। चट्टानों की कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टान जल्दी टूटती नहीं है। और ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर, संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न प्रदान करती हैं। तो ये था पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों के बारे में।